अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। कमरा। उसकी पूरी जिंदगी एक कमरा थी। उसने 30 साल की उम्र तक प्यार को छूकर नहीं देखा था। प्रमिला की 30 साल की उम्र में विकलांग कोटे से सरकारी नौकरी लगी और उसकी जिंदगी उस पल से हमेशा के लिए बदल गई। जिस प्रमिला को कोई पूछता भी नहीं था, उससे शादी के लिए लाइन लग गई थी। प्रमिला को एकदम से मिला यह अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा था। प्रमिला पोलियो की वजह से लचक कर चलती थी। वो काफ़ी सुंदर थी। पढ़ने में कोई बहुत तेज नहीं थी, इसलिए उत्तर प्रदेश की क्लास 2 की नौकरी में सिलेक्शन पा तो गई, लेकिन उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। एक से एक दूर के रिश्तेदार घर पर आना शुरू हो गए थे। प्रमिला का लचकता हुआ पैर जैसे अब उनकी नज़र से गायब हो चुका था। प्रमिला की ज्वाइनिंग जिस डिपार्टमेंट में हुई थी, उसमें अच्छी खासी ऊपरी आमदनी का स्कोप था। रोज कहीं ना कहीं से रिश्ते आते ही थे। अभी प्रमिला की ज्वाइनिंग में समय था। प्रमिला घर में बैठे बैठे इतना बोर हो चुकी थी कि वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर अच्छी खासी उत्साहित थी। कुछ लड़कियों ने तो घर से बगावत करके मुंबई, बेंगलोर में नौकरी कर ली थी। प्रमिला उनको अपनी हीरोइन की तरह देखती थी। 12वीं के बाद से कॉलेज सिर्फ पेपर देने जाना या फिर 2-4 शादियों में चले जाना। घर से जाने के नाम पर बस वो इतना ही निकल पाती थी। नौकरी लगने पर जो सबसे पहला ख्याल उसके मन में आया, वो यही था कि अब बस ये शहर और ये घर छूट जाए। रिजल्ट आने के दिन उसने 5 पराठे खाए। ऐसे वो कभी 2 से ज़्यादा नहीं खा पाती थी। अचानक से उसकी भूख बढ़ गई थी। उस दिन पहली बार उसे अपना घर छोटा लगा। ऐसा लगा जैसे घर में उसकी जगह थोड़ी बढ़ गई हो। अचानक ही उसे अपना कमरा स्टोर नुमा लगा। वो जब फिल्मी गाने और सीन देखती तो चाहती कि कोई उसको भी ऐसे टूट कर प्यार करे जैसे हीरो हीरोइन करते हैं। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी प्रमिला सरकारी नौकरी पाते ही मोहल्ले की रोल मॉडल बन चुकी थी। अखबार वालों ने जब उसका इंटरव्यू लिया और पूछा कि इस सफलता के पीछे आपकी प्रेरणा कौन है, तो उसने कहा कि वो खुद है। इस जवाब को पढ़कर अम्मा बड़ा नाराज हुई थी। उनको लगा था कि ये भी बाकी लोगों के जैसे घिसा पिटा जवाब देगी। प्रमिला अपनी फोटो अखबार में देखकर बहुत खुश थी। शादी के लिए पहले जिन विकलांग लड़कों के रिश्ते आते थे, वो अब आने बंद हो गए थे। अब ऐसे रिश्ते आने शुरू हो गए थे जिसमें लड़के या तो अच्छे परिवार से थे या खुद कभी सरकारी नौकरी करने का सपना पाल चुके थे, इसलिए सरकारी नौकरी वाली बीवी से अपना सपना पूरा करना चाहते थे। प्रमिला ने रिश्तों से तंग आकर घोषणा कर दी कि अव्वल तो उसे अभी शादी नहीं करनी, दूसरा कि वो अगर शादी करेगी तो अपनी मर्जी से। अम्मा ने ये सुनकर 3 दिन तक बात नहीं की थी और मन ही मन भगवान को कोसा था कि इससे बढ़िया तो इसकी नौकरी लगी ही ना होती। प्रमिला ट्रेनिंग के दिन का इंतजार कर रही थी। जाने से पहले तैयारी में जितने अच्छे कपड़े हो सकते थे, वो प्रमिला ने खरीदे। कायदे से सरकारी नौकरी की कहानियां उसी दिन खत्म हो जाती हैं जिस दिन इम्तिहान का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। प्रमिला नैनीताल पहुंची। ये शहर उसको स्वर्ग जैसा लगा। नैनीताल की ठंडी हवा जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसको लगा कि वो प्यार करने के लिए तैयार है। प्रमिला के घर वाले जैसे ही छोड़कर गए, उसको ख्याल आया कि बचपन से लेकर उस दिन तक ये शायद पहला मौका है जब वो बिना किसी घर वाले के अकेली है। वो आज़ादी के इस ख्याल को च्युइंगम के जैसे बहुत देर तक चबा कर खुश होती रही। प्रमिला को खुशी थी कि यहाँ कम से कम पढ़े लिखे लोग आएंगे। यहाँ वो सबके बराबर थी, ना कोई कम था ना कोई ज़्यादा।
ट्रेनिंग के पहले दिन ही उसको समझ में आया कि बैच में जो एसडीएम बने हैं और पुलिस में हैं वो यहाँ के अपर कास्ट हैं, बाकी अन्य हैं। प्रमिला बाकी अन्य में भी खुश थी क्योंकि उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ उसकी दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें एक थी प्रियंका, जिसने शादी के बाद तैयारी की थी। दूसरा था बैच का टॉपर मुदित। इन 3 लोगों का ग्रुप बन गया। वो जहाँ भी जाते थे ध्यान रखते कि प्रमिला पीछे न छूट जाए। कई बार कोई पहला पुरुष जब आपके आसपास जगह बनाता है तो हम उसको ही प्यार समझ लेते हैं। प्रमिला ने मुदित की दोस्ती को प्यार समझा। मुदित खुले ख्यालों का लड़का था। प्रमिला के साथ घूमने फिरने में कई बार वो लाइन क्रॉस हुई जिसको प्रमिला ने फिल्मों में देखा था। कई बार जब सुंदर सपना चल रहा होता है तो उसमें सवाल जवाब करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। प्रमिला ने भी नहीं तोड़ा, न सवाल पूछा। मुदित और प्रमिला की पोस्टिंग की लिस्ट आ चुकी थी। ट्रेनिंग के दिन प्रमिला ने मुदित की आंखों में देखते हुए पूछा, अब कैसे मिलेंगे? मुदित ने लगभग बात टालते हुए कहा, प्रमो, ट्रेनिंग अलग थी, पोस्टिंग अलग है, प्लान नहीं करते, मिलना लिखा होगा तो मिल लेंगे। प्रमिला ने जो सवाल पूछा नहीं था उसका जवाब भी उसे मिल चुका था। प्रमिला को शिकायत नहीं थी। मुदित से जो कुछ भी मिला वो उस पुरानी मुरादाबाद की जिंदगी से बहुत ज्यादा सुंदर था। प्रमिला सुंदर चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। जितना मिला उतने में वो खुश थे। पोस्टिंग के बाद नए शहर में आई। नया काम सीखने में समय लग रहा था। प्रमिला के घर वाले इस बात को देखकर हैरान थे कि जब सरकारी गाड़ी से प्रमिला उतरती है तो कैसे ड्राइवर और चपरासी उसको सलाम करते हैं। नए काम में जब भी प्रमिला थकती उसको मुदित की और अपनी ट्रेनिंग के दिनों की याद आती। ट्रेनिंग के दिन उसके लिए कॉलेज के जैसे थे। प्रमिला के घर वाले उसके पास रहने आ गए थे। वो उनके सवालों से पक चुकी थी। वो दब्बू लड़की अब अधिकारी बन चुकी थी, जो दिन भर में सैकड़ों जोड़ तोड़ देखते हुए हर बीतते दिन के साथ समझदार होती जा रही थी। अब जब भी घर वाले प्रमिला से शादी की बात करते तो वो उनको जवाब देने लगी थी। घर वालों को समझ आ गया था कि लड़की हाथ से निकल गई है। प्रमिला को एक दिन खबर मिली कि मुदित की शादी हो रही है। उसने अपने मन में एक घाव बना लिया। वो घाव जो हर कोई कभी ना कभी बना लेता है। समय के साथ घाव बढ़ता रहा। बैच के दोस्तों की एक एक कर शादी होने लगी। सब अपनी जिंदगी में बिजी होते जा रहे थे। प्रमिला भी काम के बाद इतनी थक जाती कि शाम को लौटने के बाद पंखा देखते हुए कब नींद आ जाती याद नहीं रहता। संडे काटने में दिक्कत होती। टीवी पर कहानियां देखते हुए उसे अपनी खुद की कहानी आर्ट फिल्म जैसी लगती, जिसमें कोई एक सीन अटक गया हो। प्रमिला की दूर की मौसी की लड़की ईरा उसको अपनी प्रेरणा मानती थी। वो उसके यहाँ गाइडेंस लेने आई। उसके आने से प्रमिला की ठहरी जिंदगी में नई हवा आई। शाम को घर आने की वजह मिली। वैसे भी घर पर रहती तो उसकी जबरदस्ती शादी कर देते। ईरा को प्रमिला में एक नया मकसद मिला। ईरा दिन भर पढ़ती रहती। शाम को दोनों बहनें दुनिया भर की बातें करती। ईरा को प्रमिला कभी ज्यादा पीने नहीं देती। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि खूब पीने के बाद ईरा ने प्रमिला को ऐसे छुआ जैसे वो बहन नहीं, इस दुनिया का आखिरी घूंट पानी हो। प्रमिला ने ईरा को रोका, लेकिन इतना जोर से नहीं जिसे रोकना बोला जाए। अगले दिन सब कुछ ऐसा नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रमिला के दिमाग में ये सब चल रहा था। वो जब ऑफिस पहुंची तो खबर मिली कि मुदित का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया। इससे पहले कि वो अपने दिमाग में घुमड़ रहे तूफान को शांत करती, ऊपर से एक जरूरी काम आ गया। नौकरी की अच्छी बात यही है कि ये कभी कभी दुखी होने की फुर्सत नहीं देती। प्रमिला को काम करते हुए रात के 8 बज गए। वो ऑफिस से निकल रही थी कि मुदित का फोन आया। घर का एड्रेस बोलो प्रमो,
आ रहा हूँ। प्रमिला खुश थी या नहीं, ये ठीक से कह नहीं सकते। उसने अपना एड्रेस तुरंत भेज दिया। घर पहुंचते ही प्रमिला को अपना ठीक से सजा हुआ घर बिखरा बिखरा दिखा। जो चीज़ें ईरा ने अपने हिसाब से इधर उधर रख दी थीं, प्रमिला ने उनको फिर से वहीं सजा दिया। मुदित घर आकर ऐसे मिला जैसे कि वो ट्रेनिंग के 2 दिनों में मिला करते थे। उस रात मुदित वहीं रुका। ईरा को रात भर नींद नहीं आई, प्रमिला को रात भर नींद नहीं आई। मुदित बहुत दिनों बाद गहरी नींद सोया। सुबह ईरा के उठने से पहले प्रमिला ने मुदित को जाने के लिए कहा तो वो कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर इस लड़की को एकदम से क्या हुआ। ईरा को सुबह नींद आई थी। प्रमिला उसको कमरे में उठाने पहुंची और ईरा को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। उसको रोता देखकर ईरा को खुशी तो नहीं हुई, लेकिन किसी बात की तसल्ली हुई। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे संभाला जैसे टोकरी में सब्जियां एक दूसरे को संभालती हैं। प्रमिला ने मन ही मन सोच लिया था कि अब मुदित से मिलना ही नहीं है। मुदित अक्सर ही मीटिंग में उससे टकराता। प्रमिला जब भी अपना कंट्रोल छोड़कर कुछ बात बोलती तो मुदित कहता, इस दुनिया में कुछ भी पूरा नहीं मिलता, टुकड़ों में ही मिलता है। हर टुकड़ा अपने आप में पूरा होता है। ये वाक्य मुदित की बात के जैसे पूरा नहीं था। प्रमिला से ज्यादा अधूरापन शायद ही कोई समझता हो। उसकी सारी लड़ाई उस अधूरेपन को पूरा करने की ही तो थी। प्रमिला चाहती थी कि ईरा की उससे भी अच्छी नौकरी लग जाए, इसलिए वो रोज शाम को उसको आकर पढ़ाती। बीच में प्रमिला को अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोबारा जाना पड़ा तो वो ईरा को लेकर गई। वहाँ के माहौल ने ईरा की भूख जगा दी। अगले साल के पेपर में ईरा का सिलेक्शन हो गया। प्रमिला खुद से ज्यादा ईरा के सिलेक्शन से खुश थी। ईरा ने अपना बैच टॉप किया था। उसको एसडीएम का प्रोफाइल मिलता। प्रमिला और ईरा इसी खुशी में पहली बार विदेश घूमने गई। उनको देश से बाहर निकलकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिंदास घूमना ऐसा लग रहा था जैसे तितली को पहली बार उड़ने वाला पर लगता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ इतनी तस्वीरें खींची जैसे ये उनका हनीमून हो। उधर ईरा का सिलेक्शन होते ही घर पर रिश्तों की बाढ़ आ गई। उसको एक से एक आईएएस बड़े बिजनेसमैन के रिश्ते आने लगे। जिस दिन ईरा अपने घर जा रही थी उस दिन प्रमिला को अपना घर एकदम खाली लगा। उस खालीपन में पास अपना कोई ना देखकर उसने मुदित को बुलाया। चूंकि मुदित का परिवार साथ था तो वो रात भर नहीं रुक सकता था। जो बस उतनी ही देर के लिए आया जितनी देर में कम से कम बातें हो सकती हों। उधर ईरा घर पहुंचकर भी उदास थी। उसको कुछ कमी लग रही थी। जब भी कोई उसकी शादी की बात करता तो वो गुस्सा हो जाती। जब वो गुस्सा होती तो दोष प्रमिला को दिया जाता कि बिटिया तो हमारी तेज पहले से ही थी, उसका सिलेक्शन तो कहीं से भी हो जाता, प्रमिला ने ही बिगाड़ दिया। ईरा 2 दिन में ही घर पर थक गई। जिंदगी में वो पल कभी ना कभी आता ही है जब अपने ही घर वालों से भागने के अलावा और कुछ सूझता नहीं। 2 दिन बाद ही ईरा के प्रमिला के पास लौट जाने की वजह से घर वाले रिश्तेदार काफी नाराज हुए। प्रमिला तो वैसे भी घर वालों की मर्जी से शादी ना करके आवारा घोषित कर दी गई थी। ईरा को बरगलाने का इल्जाम भी प्रमिला के सिर था। लौटने पर ईरा एकदम हल्की हो चुकी थी। अब की बार जब वो लौटी तो घर परिवार को पीछे छोड़ आई थी। प्रमिला का जिस दिन ट्रांसफर हुआ वो बहुत खुश हुई कि अब उसको मुदित से मुक्ति मिली। ट्रेनिंग के बाद ईरा की पोस्टिंग हुई। प्रमिला पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ी। दोनों को कई बार ऐसा लगा कि उनको बच्चा गोद ले लेना चाहिए। उनको लेकर तमाम तरीके की बातें वैसे भी प्रचलन में थी। दोनों नौकरी में इतना बिजी थी कि हर संडे भी मिल पाना संभव नहीं था। प्रमिला ने जब ईरा के साथ ट्रांसफर की अर्जी डाली तो उसकी बात तो खैर क्या सुनी जाती, मजाक ही बनाया गया। उसके बैच के कुछ अधिकारियों ने प्रैक्टिकल होने की सलाह भी दी, लेकिन प्रैक्टिकल लोग कहाँ कुछ नया करते हैं। हर कुछ सोच समझकर
गुणा भाग करके चलने वाले जीवन को चख कहाँ पाते हैं। इस समस्या का एक ही इलाज था कि ईरा और प्रमिला एक दूसरे से शादी कर लें। बहुत सोच समझकर दोनों ने ऐसा फैसला किया। इस पर घर वालों ने तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक सब कर लिया। सरकारी महकमे में पढ़े लिखे समझदार लोग हंसे, मगर प्रमिला और ईरा मजबूत हुई। देश में अब तक ऐसा कानून आ चुका था कि ऐसी शादियां हो सकती थी। ईरा और प्रमिला के अलावा हर किसी को दिक्कत थी। तमाम लोगों ने समझाया कि जो करना है करो, लेकिन शादी करने की जरूरत क्या है। ईरा और प्रमिला के लिए इस फैसले को ढोना आसान नहीं था। जैसे ही शादी की डेट तय हुई, प्रमिला के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उसको समझाया, प्रमिला, करियर के लिहाज से बहुत गलत कर रही हैं आप। इससे ज्यादा ना तो एचओडी बोला करते हैं, ना सुनना चाहते हैं। फैसला हो चुका था। शादी में कोई नहीं आया, वो दोस्त भी नहीं जो जिंदगी भर साथ देने का वादा किए बैठे थे। घर वालों को खैर आना भी नहीं था। समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़ाई आखिर है ही क्यों। दोनों की कहानियां यूपी भर में फैल चुकी थी। उनकी हर बात को इस बात से समझा जाता कि मैडम तो वो हैं। आधे से ज्यादा लोग वो शब्द भी सही से नहीं बोल पाते। ये दोनों वैसे भी मिसाल देने के काम आती ही थी, अब भी आ रही थी। 5 साल बीते, जैसे हर शादी के साथ होता है, जैसे हर कहानी के साथ होता है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कुछ होता नहीं। एक दूसरे से दूर रहते हुए, काम में घुसे हुए, दुनिया को जवाब देते हुए, दोनों उम्र से पहले बूढ़े होते जा रहे थे। प्यार उनके लिए एक तारीख जैसा रह गया था कि अगली बार कब मिलेंगे। लाख नियम हो कि पति पत्नी को साथ पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता। इस बीच फिर ऐसा हुआ कि मुदित की पोस्टिंग ईरा के शहर में पड़ी। उधर प्रमिला ने बोरियत में कुछ नए लोगों से दोस्ती की। दोनों की नई दोस्तियां हुई, दोनों से लाइन भी क्रॉस हुई। दोनों ने एक दूसरे को बताकर दुख को मिटाया कि गलती दोनों से हुई है। बात कहीं आगे बढ़ नहीं रही थी। ईरा जब 3 दिन की छुट्टी पर घर आई तो उसने बात शुरू की, प्रमु, मुझे लगता है अलग हो जाना चाहिए। प्रमिला को इस सवाल की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। यार, एक लंबा कैरियर है, लोग 4 तरह की बातें करते हैं। प्रमिला को कायदे से समझाना चाहिए था, लेकिन हर रिश्ता एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को चखा और अलग हो गए। अलग होने पर पहले से ज्यादा मजाक बना। ईरा ने अलग होने के 1 महीने के भीतर दूसरी शादी कर ली। ऐसी शादी जिसमें घर वाले, डिपार्टमेंट, शहर, दुनिया सब खुश थे। प्रमिला उस शादी में नहीं आई। उसके दोस्तों के पास समय बस इतना था जितने में बात ना हो पाए। प्रमिला को उस दिन पहली बार लगा कि उसके घर के कमरे से दुनिया कितनी अच्छी दिखती थी। वो दुनिया जिसको उसने देखा नहीं, बस जिसकी कहानियां सुनी थी। उधर ईरा की लव मैरिज में सब कुछ अच्छा था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ना चाहते हुए भी कोई पुरानी बात सामने आ जाती जिसका जवाब ईरा देना नहीं चाहती थी। ईरा के पति ने केवल इस वजह से शादी की थी क्योंकि वो बड़ी अधिकारी थी। वजह सही हो तो भी, ना हो तो भी, वजह एक दिन खो जाती है। इधर प्रमिला ने अपनी जिंदगी ऐसे शुरू की जैसे वो नई नई पैदा हुई हो। अब उसके चारों तरफ एक दीवार थी जिसमें कोई नहीं आ सकता था। 1 साल बाद एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर ईरा खड़ी थी। उसने खुद जाकर चाय बनाई। ईरा को उस सुबह और चाय में वही स्वाद आया जो सालों पहले तब आया था जब वो पहली बार प्रमिला के यहाँ आई थी। प्रमिला को पकड़कर ईरा बहुत देर तक रोती रही। प्रमिला की आंखों में आंसू नहीं आए। सब दोबारा शुरू नहीं कर सकते? ईरा ने पूछा। प्रमिला उठकर धीरे धीरे किचन में जाते हुए बोली, तेरे लिए आज मैं खाना बनाऊंगी। अगले 2 दिन प्रमिला और ईरा ने ऐसे जिया जैसे वो कभी अलग हुई ही नहीं थी।
अगर पता हो कि दुनिया 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तब शायद लोग 2 दिन जी पाएं, वरना पूरी ज़िंदगी उन 2 दिनों के इंतज़ार में बीत जाती है। स्टेशन पर इरा को छोड़ने से पहले प्रमिला ने इरा को गले लगाकर विदा करने से पहले कान में कहा, बस अब मत आना। प्रमिला की आंखों में आंसू की एक भी बूंद नहीं थी। घर आकर वो इस खुशी के साथ ऑफिस गई जितनी खुशी से वो अपने ऑफिस के पहले दिन गई थी। अपने आप को पूरा करने के लिए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। उसने इस दुनिया को एक कमरा मान लिया था जिसकी खिड़की में उसको कुछ नए सपने देख पाने का विश्वास था। Subscribe, subscribe, subscribe.